शुक्र है सीज फायर। जी सर, सीज फायर तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें समझ भी आई हैं। ईरान की वीकनेस भी, एयरफोर्स का ना होना, आप उसको कैसे देखेंगे? और क्यों नहीं थी उनके पास एयरफोर्स? कभी इतने सालों में उन्होंने उस पर क्यों नहीं काम किया? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ईरान ने काफी अरसे से जो उसकी एयरफोर्स है वो बहुत मॉडर्नाइज नहीं हो सकी। उसकी वेरियस रीजंस हैं। एक तो ये कि उन पे सैंक्शंस बहुत स्वेट लगी हुई थी, तो उनको कोई भी लेटेस्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसकी इजाजत नहीं थी। सही। मगर ईरान का जो फोकस भी रहा ज्यादातर इन सालों में, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम की तरफ रहा और ड्रोन्स की तरफ रहा, जिसमें उन्होंने काफी इंडिजिनाइजेशन की और काफी सारा डेवलपमेंट भी की उसकी। लेकिन जो भी जंग है फ्यूचर में भी और अब भी, उसमें एयरफोर्स का एक अपना बड़ा कलीदी किरदार है। जो जहाज हैं स्पेशली एयरफोर्स के, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हमने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी देखा कि अगर आपने किसी तरह का कंट्रोल रखना है एयर पावर के लिहाज से, जिसे कहते हैं कंट्रोल ऑफ एयर या एयर सुपीरियोरिटी या एयर डोमिनेंस, तो उसके लिए जहाजों का होना भी बहुत जरूरी है। और उसके बगैर आप जो है वो किसी किस्म की जंग जीत नहीं सकते। और नुकसान भी ज्यादा होता है अगर आपके पास मॉडर्न जहाज ना हो और आपके पास कंट्रोल ऑफ एयर ना हो। और अपने जो ट्रुप्स हैं जो ग्राउंड पे, अगर किसी तरह की कोई बड़ी जंग होती है जिसमें आर्मी और नेवी को आपने सपोर्ट करना होता है, तो उस लिहाज से भी आप बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं दे सकते अगर आपके पास मॉडर्न जहाज ना हो। तो ईरान की जंग में हमने ये बिल्कुल देखा कि इजराइल और अमेरिकन और उनके इत्तेहादी जितने थे, उनकी एक डोमिनेंस रही, एयर डोमिनेंस। और ये वो हमेशा मेंटेन करते हैं जब भी कोई एक्शन करते हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा, इराक में देखा और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सीरिया वगैरह में, कि वो एयर पावर को बहुत भरपूर तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एयर फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है विच कैन गो एंड स्ट्राइक द हार्ट ऑफ द एनिमी। तो उसका मॉडर्नाइज होना, उसका अच्छी ट्रेनिंग होना और विल टू फाइट होना बहुत जरूरी है किसी भी जंग को जीतने के लिए और उसमें अपनी डोमिनेंस रखने। और सर वो अगर इनके पास एक पावरफुल एयरफोर्स होती, तो आपको लगता है कि जो बंकर बस्टर मिसाइल्स थे वो उनको डिटेक्ट किया जा सकता था? जी हाँ, उनको रोका जा सकता था, जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल किया जा सकता था, या उनकी अपनी स्टेल्थ क्वालिटी की वजह से वो फिर भी पकड़े ना जाते? एयर डिफेंस सिस्टम अगर बेहतर होता। जी जी बिल्कुल, देखिए एयर डिफेंस सिस्टम उनका फिर भी थोड़ा सा ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जहाज जो हैं वो एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन करते हैं और कंट्रोल ऑफ एयर में बहुत हेल्प करते हैं और उनका होना बहुत जरूरी है। इसी तरह जो एयर डिफेंस के लिहाज से मिसाइल्स होते हैं जो ग्राउंड से एयर में मारे जाते हैं, वो भी एयर डिफेंस का हिस्सा है जिस तरह जहाज हिस्सा है। तो जो एयर डिफेंस होता है वो कंप्लीट, जिस तरह आपने बात की है, कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जिसमें ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिहाज से होनी चाहिए। और उसमें साइबर भी आती है, स्पेस भी आती है, क्योंकि इससे आप जनरली एरोस्पेस पावर कहते हैं, एयरफोर्स की पावर एयरफोर्स पावर नहीं कहते। तो उस लिहाज से जहाज होते हैं, रडार्स होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, मिसाइल होते हैं जो हवा से हवा में और ग्राउंड से हवा में मारे जाते हैं। तो इन तमाम का जब एक इकोसिस्टम बनता है और कुछ और भी काइनेटिक नॉन काइनेटिक मीन्स होते हैं, तो फिर एक मुतहर्रिक तरीके से या एक भरपूर तरीके से एयरफोर्स जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो ये इंटीग्रेशन होना, ये फ्यूजन होना, ये इंटरऑपरेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ईरान जो है जी, ईरान के पास ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहाज नहीं थे, जिसकी वजह से उनको शुरू में नुकसान भी ज्यादा हुआ। जब इजराइल आया और उसने 200 जहाजों के साथ स्ट्राइक की, उनकी बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स हुई, उसको उन्होंने मारा, उसके अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा। जो बंकर बस्टर हैं, देखिए अमेरिका की बहुत सारी डोमिनेंस है और बहुत सारी कंट्रीज, बल्कि मैं कहूंगा कि बड़ी अच्छी एयर फोर्सेस भी, अमेरिका की जो एक एयर पावर है उसके खिलाफ अभी तक काफी सारा मतलब उनके पास शायद टेक्नोलॉजी नहीं आई। क्योंकि अमेरिकन जब भी अटैक करते हैं इस तरह के, जिस तरह का P2 बॉम्बर था जो कि बड़ा एक्सपोज था, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है जो रडार्स को जैम कर देती है, जो ब्लाइंड कर देती है किसी भी अटैक से पहले। और फिर उन्होंने अपनी बेसिस से भी फायर करा, उनकी बेसिस से भी फायर हुए थे जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में उनकी बेसिस थी। मुझे बताएं कि इस जंग में क्या जीत ईरान की हुई है? क्योंकि दोनों मामलात नहीं हो सके ना,
एक तो न्यूक्लियर उनका जो प्रोग्राम है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और दूसरी तरफ रजीम चेंज भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज ईरान में वही चलती रहेंगी और ईरान किसी भी मौके पर आके न्यूक्लियर पावर बन सकता है। आप क्या समझते हैं, ईरान की जीत है ये? जी बिल्कुल, देखिए जो दो ऑब्जेक्टिव्स आपने जिक्र किया कि एक उनका न्यूक्लियर को न्यूट्रलाइज करना था और दूसरा उनका ये मकसद था कि उनकी जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी 15 साल पहले से। उस लिहाज से उन्होंने बहुत सारे इनसाइडर्स को भी अपने लिए मोसाद ने और रॉ ने इस्तेमाल किया कि वो ना सिर्फ एक रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे थे बल्कि अंदर उन्होंने ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाई थी जिससे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया और बड़ी पिन पॉइंट टारगेटिंग में हेल्प की इजराइल जब वो इनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और इनके साइंसदानों को निशाना बना रहे थे। तो ये इस पर्टिकुलर वॉर की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल ने बहुत अरसा पहले की हुई थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ऑब्जेक्टिव जो है, जो न्यूक्लियर है उसको इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन उसका जो कोर है वो अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक और एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक अभी तक इंटैक्ट है। तो उस लिहाज से वो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू भी करेगा और मेरा ख्याल में इस दफा ज्यादा रिजॉल्व के साथ करेगा और उसकी आवाम भी चाहेगी कि वो न्यूक्लियर हो ताकि इस तरह की इनसिक्योरिटीज और ये जो डैमेज करना चाह रहे हैं ईरान को वो सब्सिक्वेंटली ना हो। और दूसरा जो रजीम चेंज है, मेरा ख्याल में रजीम ज्यादा पावरफुल हो गई है क्योंकि उन्होंने एक रिजॉल्व शो किया है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानी देने के लिए आगे भी तैयार हैं। तो ये चीज बताती है कि सिर्फ जो जंगें हैं वो वेपन्स के साथ या सिर्फ हथियारों के साथ ही नहीं जीती जाती बल्कि उसके लिए विल होना बहुत जरूरी है, फेथ होना बहुत जरूरी है और ये तमाम अवामिल जो है वो नेशन को यूनाइटेड करते हैं और जो ये नेशन मेरा ख्याल में यूनाइटेड हो जाए, उसके पास विल टू फाइट हो और सेक्रीफाइस के लिए उसका जज्बा हो, तो उसको मेरा नहीं ख्याल किया रहा जा सकता। सर आपको वैसे एक जनरल सी बात पूछ लूं कि इस खित्ते में, इस रीजन में और मिडिल ईस्ट में आपको किन ममालिक की बड़ी स्ट्रॉन्ग एयर फोर्सेस नजर आती हैं? जी देखिए, एयरफोर्स में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी होना और जदीद हथियार होना और अच्छे वेपन सिस्टम होना, और दूसरी चीज जो है वो ट्रेनिंग है। तो जो आपने देखा कि इजराइल के खिलाफ बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की हालांकि एयरफोर्सेज उनकी भी बहुत बड़ी हैं, बहुत जहाज थे। 67 में इजराइल ने पहले 2 दिनों में उनके 400 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए कि कंप्लीट जो 3 चीजें हैं मेरा ख्याल में, एक टेक्नोलॉजी होना, ट्रेनिंग होना और विल टू फाइट वाला एलिमेंट होना, तो मैं अपने पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत हाई ग्रेड करूंगा। इन्होंने हमेशा से, इनका ट्रेडिशन रहा है और हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ खुद अच्छा है बल्कि और बड़ी कंट्रीज को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और उधर जाके वो लड़े भी हैं। और अगर इजराइल के जहाज किसी एयरफोर्स ने मारे हैं हवा में तो पाकिस्तान के पायलट्स ही हैं जिन्होंने। बिल्कुल। एक और चीज मुझे बताइएगा, जो यानी हमने यूएस के प्रेसिडेंट्स को जो देखा है, जो बाइडेन को भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा, वो बड़े अलाइन नजर आते अपने पेंटागन के साथ, लेकिन ये कुछ गैर रिवायती से प्रेसिडेंट हैं जिनके बयानात थोड़े मुख्तलिफ आते हैं और अमेरिका की जो ओवर द इयर्स पॉलिसी है कभी कभार लगता है कि बिल्कुल शिफ्ट हो गया है और वो अपनी मर्जी से वो सोच रहे हैं, अपनी मर्जी से एनालाइज कर रहे हैं सूरत हाल को और फैसले ले रहे हैं। हर रोज ही लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2 बोन ऑफ कंटेंशन गाजा की, ईरान और इसराइल जंग में, और पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर की है, तो इन दोनों मामलात पर आप बयानात की हद तक ही डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं या फिर पेंटागन की ही पॉलिसी वो फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। जो ट्रंप हैं उनकी जो ज्यादातर जो मेरी पर्सनल उसके मुताबिक जो पर्सनैलिटी रही है वो थोड़ी बहुत नार्सिसिस्ट भी रही है और डिसेप्शन वाला एलिमेंट भी है, और वो ज्यादा क्योंकि बिजनेसमैन रहे हैं वो बिलीव करते हैं कॉस्ट बेनिफिट पे और वो हर चीज को मार्केट समझते हैं और हर कंट्री के साथ वो ट्रेड वाला एलिमेंट और देखते हैं कि बेनिफिट किधर ज्यादा है और उसी के साथ वो ज्यादा दोस्तियां करते हैं। तो ये जो वॉर वाला एलिमेंट है उसमें उनकी बड़ी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी और आप कह लें कि डिसेप्शन वाला एलिमेंट बहुत नजर आया है और कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत थी। स्पेशली अगर आप गाजा वाला एलिमेंट देखें तो उन्होंने एक जिस तरह ये कह देना कि गाजा को खाली कर दें, तो वो एक, और सिमिलरली उन्होंने तेहरान के मामले में भी कहा था जब ये वॉर हो रही थी कि तेहरान को खाली कर दें, विकेट तेहरान हो रही। तो ये चीजें बड़ी इमेच्योरिटी भी शो करती हैं और एट दैट हाईएस्ट ऑफिस ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान है, कोई मतलब जानवर तो नहीं कि वो एकदम से चीजों को खाली कर दें और वेकेशन हो जाए। उनके अंदर भी रिजॉल्व है, उन्होंने उस मुल्क में अपने आबाओ अजदाद दफनाया है,
इसमें सारी उनकी हिस्ट्री है, तो खाली नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर का बार बार कहते रहे वो ईरान को, और वो भी पॉसिबल नहीं, उनका एक रिजॉल्व था और उन्होंने करना भी नहीं था। सो बिल्कुल सही आपने बात की कि कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आती हैं उनकी पर्सनैलिटी में भी, उनके बयानात में भी, और वो एक अलाइनमेंट नहीं शो करती ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह अमेरिकन का सिचुएशन रूम ऑपरेट करता था और जिस तरह से उनकी एक पॉलिसी गाइडलाइंस और होती थी। प्रेसिडेंट को और सूट भी नहीं करता ऐसी बातें करके आपने मुकर जाना, अपने ऑनर और अपने वर्ड का उसका पास रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं आपने इस वॉर में इजराइल की क्या वीकनेस देखी? देखिए जी, इजराइल मेरा ख्याल में जितना इस वॉर में एक्सपोज हुआ है अभी तक वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सपोज नहीं हुआ था। उसकी वजह भी ये है कि इजराइल ने जितने एक्शंस किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स, कोई मुसलमान कंट्री इस तरह से खड़ी नहीं हुई जिस तरह इस दफा ईरान खड़ा हुआ। तो इजराइल का जो एक मिथ था इनमिसिबिलिटी वाला, वो उसी तरह टूटा जिस तरह हिंदुओं का हिंदुत्व वाला टूटा जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन पर प्रिवेल किया। तो मेरा ख्याल में इजराइल के पास अब अगर आप देखें तो ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ईरान के जो फिरोशियस किस्म का उनकी जो रिटेलिएशन आई थी उसको फेस कर सकते। और इजराइल के पास बहुत सारी जो है वो वीकनेसेस हैं, बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं, वो सारी एक्सपोज हुई इस जंग के दौरान। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल में मुसलमान ममालिक जो दरमियान में है उनको भी पता चला होगा और अंदाजा हुआ होगा कि ये जो जंग है, जो इजराइल है, उसके अंदर कोई इनविंसिबिलिटी वाला चक्कर नहीं है, वो इस रीजन का बदमाश नहीं बन सकता। अगर आपके लोग इकट्ठे हैं और अगर आपके लोग तैयार हैं सेक्रीफाइस के लिए, कुर्बानियां देने के लिए, आपकी लीडरशिप तैयार है कुर्बानियां देने के लिए और आप जोर मौजूद है, तो इजराइल विद ऑल इट्स माइट, जितनी मिलिट्री माइट और जो बैकिंग थी अमेरिका की, वो अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री में। उसके बावजूद वो ईरान के लोगों का और ईरान की लीडरशिप का विल नहीं तोड़ सके, एंड दे डिसाइडेड टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड फाइट रादर देन बेंड ऑन देयर नीज। ये एक यानी ईरान के फतह। बहुत शुक्रिया। Sir, thank you so much. एयर मार्शल बहुत रिटायर्ड शुक्रिया आपके आबिद time का।